जोहार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मैं बात रखता हूँ वो संवैधानिक प्रूफ या ऑथेंटिक रखता हूँ। जो हमारे पास सबूत मौजूद होती है उन्हीं के आधार पर मैं बातें रखता हूँ। मुद्दा हमारे झारखंड में सबसे जो बड़ा मुद्दा है वह स्थानीय नीति का है, झारखंडियों को परिभाषित होने का है, यहाँ के नियोजन नीति का है, विस्थापन नीति का है, उद्योग नीति का है, खनन नीति का है। हमारी झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को KG to PG की पढ़ाई को लेकर टोटल 21 नीतियों की हमारी जो लड़ाई है उसी को लेकर हम आज एक मुद्दा जो हम लगातार 2-3 दिनों से हम बता रहे हैं कि स्थानीय नीति में रघुवर दास ने कैसी नीतियां बनाई थी और किस तरह की उसमें त्रुटियां थी। मैं पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था। आज हम उसी कड़ी में आज हम बातें करेंगे कि स्थानीय नीति पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में या अपनी तर्कों में क्या तर्क दिया था स्थानीय नीति पर कि झारखंड की स्थानीय नीति कैसी होनी चाहिए, या फिर पटना हाईकोर्ट का क्या तर्क था, या फिर और अन्य हाईकोर्ट जो है उनकी क्या तर्क थी स्थानीय नीति पर, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। जिनके फाइलों में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो उलझ कर रह गई फाइलों की जाल में, जो उलझ कर रह गई फाइलों की जाल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में। आज हम झारखंड में जो डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और लड़ने के कारण हम 2002 में भी लड़े और किसी कारणवश हम असफल रहे। वहाँ से आज 23 साल के बाद फिर आनी 20 साल बाद फिर वही उलगुलान, फिर वही विद्रोह डोमिसाइल नीति को लेकर है कि आखिर में झारखंडी है कौन, झारखंडी के कौन है, इसकी पहचान होना चाहिए। आखिर झारखंड में जितने लोग हैं सभी तो झारखंडी नहीं हो सकते, झारखंडी कोई ना कोई होगा। तो वही झारखंडी को परिभाषित करने की लड़ाई चल रही है जो 2002 में भी चली थी, और आज 20 साल बाद यानी 2023 आ गया है। 2022 से लड़ाई, 2021 से लड़ाई शुरू हुई है, 2022 खत्म हो गया और 2023 भी खत्म होने को है। लेकिन आज तक हम परिभाषित नहीं हो पाए हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं कि झारखंडी आखिर है कौन। लड़ाई उसी की है। कुछ लोगों का तर्क है, कुछ लोगों का मानना है कि 1932 का खतियान आधारित यहाँ स्थानीय नीति नहीं बन सकता। सबसे पहली बात तो ये तर्क ही गलत है। हम तो स्थानीय नीति की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1932 के आधार को मानते हुए, 1932 नहीं, 1932 के आधार को मानते हुए 1964 तक सरकार जाए, और 1964 के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को मानते हुए, और उसके पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है, चाहे 1954 का सर्वे सेटलमेंट हो, या 1932 का सर्वे सेटलमेंट हो, या 1908 का सर्वे सेटलमेंट हो, या 1897 का सर्वे सेटलमेंट हो, 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उनको मान्यता दिया जाए। अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक। 1964 से जो यहाँ झारखंड में रह रहे हैं अंतिम सर्वे सेटलमेंट से पहले, वो यहाँ के झारखंडी होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल 1932 को ही मान्यता दिया जाए। 1932 हमारा इसलिए है कि ये सबसे व्यापक और सबसे बढ़िया सर्वे है, ये रिविजनल सर्वे है, ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, ये परफेक्ट सर्वे, इसलिए हम लोग 1932 की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम केवल 1932 पर अड़िग नहीं है, हम कह रहे हैं 1964 तक यानी खतियान आधारित, हम उसकी मांग कर रहे हैं। 1932 हमारा मांग है, 1932 हमारा नारा है, लेकिन 1932 क्यों नारा है इसके पीछे जानना पड़ेगा। कारण यही है कि 1908 का जो सर्वे हुआ उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ त्रुटियां, कडस्ट्रल सर्वे था, पहली बार सर्वे हो रहा था, सही से हो नहीं पाया, तो फिर से हम लोग जो रिविजनल सर्वे करके किए गए वो 1932 है। इसीलिए हम लोग 1932 का मांग करते हैं। 1932 के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, एक दिन हम 1932 पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था कि उन्होंने क्या तर्क दिया था स्थानीय नीति के आधार पर। हमारे पास एक पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, पेपर में लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नीति पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 9 जनवरी 2002 को हुआ, 9 जनवरी 2002 को हुआ, जिसका नंबर है 1998 का CA 5834 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे BN खरे और न्यायमूर्ति थे BN अग्रवाल की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का ही मूल निवासी हो सकता है। लिखा हुआ इसमें कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का ही मूल निवासी हो सकता है जहां उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते हैं, आए हैं, यानी एक नागरिक 2 राज्यों के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नागरिक 2 राज्यों के मूल निवासी नहीं हो सकता है, लेकिन झारखंड में ऐसा है। यहाँ जो आए, जो नौकरी करने आए, चाहे BCCL में, चाहे CCL में, चाहे ECL में, जहां भी नौकरी करने आए, ये लोग बिहार का भी लाभ ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी लाभ ले रहे हैं, और आके यहाँ झारखंड में भी लाभ ले रहे हैं। यानी
दो दो इन लोगों के स्थानीयता है। यही हम नहीं चाहते, यही नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लेकिन यहाँ ले रहे हैं फर्जी तरीके से, धड़ल्ले से यहाँ पर स्थानीय बन रहा है, आवासीय बन रहा है, जाति बन रहा है। आप बोकारो चल जाइए, आप धनबाद चल जाइए, किसी भी प्रज्ञा केंद्र में चल जाइए, आप इतना केवल इसको कह दीजिए कि हमको बनाना है और हमारे पास यहाँ पर कोई कागजात नहीं है। आप देखिए कुछ रुपये की मांग की जाएगी और आपका स्थानीय यहाँ धड़ल्ले से बन जाएगा, आपका आवासीय बन जाएगा, आपका जाति बन जाएगा, फर्जी तरीके से। और एक सिंडिकेट काम नहीं कर रहे हैं, हर छोटे बड़े शहरों में भी ये सिंडिकेट काम कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी राज्य में, एक ही राज्य में वो उसका अधिकार हो सकता है, दो राज्यों का मूल निवासी कभी नहीं हो सकता। आगे पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। आरक्षण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में एक याचिका की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी थी कि प्रदेश की नौकरियों में बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, पटना हाईकोर्ट ने कहा है 2009 में कि प्रदेश की नौकरियों में बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के 2 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना के, फर्जी तरीके से स्थानीय बना के, फर्जी तरीके से निवासी बना के लोग घुसते जा रहे हैं, जाति बना के। आपको अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप एक बार किसी भी यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र का प्रज्ञा केंद्र है तो उसको छोड़ दीजिए, जो शहरी प्रज्ञा केंद्र है जैसे बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, जितने भी उसके शहर के आसपास के जितने भी प्रज्ञा केंद्र हैं उनमें चले जाइए और आप कहिए कि हमको स्थानीय बनाना है, हमारे पास यहाँ का कोई कागजात नहीं है। देखिए आपको बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1932 का खतियान नहीं देखा जाता, यहाँ सर्विस सेटलमेंट नहीं मांगा जाता। डायरेक्ट जाइए, ऑनलाइन हो रहा है, आपको बना के दे देगा। फिर आप यहाँ आरक्षण का दावा भी कर सकते हैं, आरक्षण भी पा सकते हैं। मतलब जैसा झारखंड में जैसे झारखंडी जैसे आरक्षण का दावा कर सकता है, वैसे बाहरी भी कर सकता है। जबकि पटना और सुप्रीम कोर्ट का, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही राज्य का मूल निवासी हो सकता है। कितना गलत हो रहा है। आगे 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना मूल राज्य छोड़कर अन्य राज्य में जा बसे लोग अपने जाति के आधार पर संबंधित राज्य में प्रवासी आरक्षण का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना मूल राज्य छोड़कर अन्य राज्य में जा बसे लोग अपनी जाति के आधार पर संबंधित राज्य में प्रवासी आरक्षण का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, अगर झारखंड में आया है और कहेगा कि हम यहाँ यादव हैं, आज यादव का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ, अगर कुम्हार है तो कुम्हार का लाभ मिलना चाहिए, कुर्मी है तो कुर्मी मिलना चाहिए, एसटी है तो एसटी मिलना चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमान को यहाँ लाभ मिलना चाहिए, नहीं, उसको उसी राज्य में लाभ मिलेगा। लेकिन झारखंड में आके लाभ ले रहे हैं, जातीयता बना के, आवासीय बना के, स्थानीय बना के, बहुत फर्जी तरीके से घुस रहे हैं, धड़ल्ले से। जितना भी लोग यहाँ नौकरी करने आए, कोई भी लौट के अपना जो गृह राज्य है वो वापस कोई नहीं गया, सब यहीं गए। ज़्यादातर बिहार के लोग, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग, ज़्यादातर उड़ीसा के लोग, ज़्यादातर बंगाल के लोग, मतलब जो जिसकी सीमा सटा हुआ है इस राज्य से, यहाँ के लोग ज़्यादातर अतिक्रमण किए हुए हैं। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, मैं कोई ये सत्य भी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो भी है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाके कभी चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, अगर 45 सीटें फिजिक्स की है, 45 सीटें अगर फिजिक्स की है तो लिख के हम दे देते हैं 40 या 42 में वो किसी बंगाली का बच्चा पढ़ रहा होगा, बंगाल के लोग पढ़ रहे हैं, उड़िया का बच्चा पढ़ रहा होगा, बिहार का बच्चा पढ़ रहा होगा, उत्तर प्रदेश का पढ़ रहा होगा, झारखंडी 2 से 3 होगा। ये मैं कोई मेरा सर्वे किया हुआ बात है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने पूछा सभी सीटों में, मैथ की सीटें हो चाहे फिजिक्स की सीटें हो, सभी में मैंने पता करके देखा, सब में वही 4-5 मात्र झारखंडी, बाकी बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। यानी हमारी हकमारी में सेंधमारी की जा रही है। अब संविधान की अनुच्छेद 371D में, संविधान के अनुच्छेद 371D में प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश राज्य के तर्ज पर 1932 के सर्वे सेटलमेंट के खतियान के आधार पर झारखंड में भी डोमिसाइल नीति निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा मांग था कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में क्या किया है कि एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया 371D। 371D में क्या है कि वहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो भी नौकरी की सीटें हैं उसमें वहीं के राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा वहां प्रावधान किया गया। तो हम लोग भी मांग रख सकते हैं, एक हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए भी 371D है तो हमारे लिए 371E बनाया जाए और एक स्पेशल प्रोविजन किया जाए, क्योंकि झारखंड भी कहीं ना कहीं ट्राइबल स्टेट्स हैं और ट्राइबल स्टेट होने के नाते हमें भी हमारी नौकरियों में हमारे लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक स्पेशल कानून, स्पेशल प्रोविजन लाया जा सकता है, ये प्रावधान हो सकती है।
सरकार अगर चाहे तो ये प्रावधान हो सकती है। अब मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी यही कहता है, मंडल कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण, साथ ही साथ 27% आरक्षण जो है झारखंड में मिलना चाहिए और 90% जो है यहाँ के रोजगार में झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए। ये मंडल कमीशन भी कहता है, झारखंडियों का मंडल कमीशन कहता है कि झारखंड में 27% आरक्षण और 90% यहाँ की नौकरियों में यहाँ के निवासियों को होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं। झारखंड में क्या चल रहा है? 60-40। 60-40 से भी बदतर है। 60-40 रहता तो भी कुछ कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो 50 से भी ज्यादा है, 95 से ज्यादा है। आपको हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कुछ उदाहरण देते हैं। 2016 का वैकेंसी था टीचर का गोडा और गोडा गिरिडीह जिला में 52 को इंग्लिश का टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 48 को बाहरियों का हुआ था। 56 गो संस्कृत के टीचर का वैकेंसी था, 52 गो बाहरियों का हुआ था। केमिस्ट्री के 37 गो टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। इस तरह से कई आंकड़े हैं। अभी उसी के वही 2016 के वैकेंसी को अभी बीपीएड में, पूर्वी सिंहभूम में भरा गया है बीपीएड में, जिसमें से 26 सीटें थी। 26 सीटें के बीपीएड में 21 बाहरियों का हुआ था। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को कितना परसेंटेज हुआ बताइए आप? कितना परसेंटेज गया? 99% तक, 95% तक। इस तरह से अभी जितना भी नियुक्ति हुई है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई है, चाहे कृषि विभाग में नियुक्ति हुई है, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति हुई है, सभी में आप जांच करके देख लीजिए कितना बाहरी लोग घुसे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हमारे पास आंकड़ा है, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, 113 वैकेंसी था। 113 वैकेंसी में 107 को ज्वाइनिंग लिया गया। 107 में 72 बाहरियों का हुआ है। और बाकायदा जिन जिन लोगों का हुआ है वो लोगों ने इंटरव्यू दिया है, विभिन्न मीडिया चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। किसी ने कहा हम बक्सर से आए हैं, किसी ने कहा हम बलिया से आए हैं, किसी ने कहा हम छपरा से आए हैं। 72। अब सोच लीजिए कितना परसेंटेज जो है बाहरी लोग घुसे। अब कोई कह देगा कि जनरल की सीटें हैं तो जनरल की सीटें में फाइट करते हैं, झारखंड के लोग भी फाइट करते हैं। नहीं भैया, झारखंड जनरल के सीटों में हमारा एकदम 99 सोचिए तो 95% तक बाहरी लोग घुस जा रहे हैं। किसी ना किसी तरह से स्क्रूटनी लाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से नियम बनाना पड़ेगा रोकने के लिए। जैसे बंगाल ने बनाया है, जैसे उड़ीसा ने बनाया, वैसा कुछ ना कुछ तो नियम लाना पड़ेगा। नहीं तो हम तो फिर से एक तरह से इंडिविजुअली तरीके से हम बिहार बन जाएगा, फिर से उत्तर प्रदेश बन जाएगा झारखंड, जहां झारखंड का नाम तो केवल भौगोलिक में रहेगा, केवल मैप में रहेगा, लेकिन यहाँ चलाएंगे बाहरी लोग। जैसे भारत को जैसे अंग्रेज चला रहे थे, बस